Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter DPSP, which is Directive Principles of State Policy. The book that we are referring to is Lakshmikant 7th edition, which is the latest edition. So in the last lecture, we completed with Gandhian and socialistic principles. Today we're going to continue with liberal or intellectual principles. Right? लिबरल में सबसे पहले आर्टिकल 44 को देखकर आपको ऑफ कोर्स दिस इज सिमेट्री, तो आपको याद होना चाहिए कि यूसीसी सीसी में भी सिमेट्री आती है, तो आर्टिकल 44 से आपको सीसी याद आना चाहिए. सो दैट इज टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. दिस इज आर्टिकल 44. व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 45, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहा है. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किन बच्चों के लिए? टिल द एज ऑफ 6. ठीक है, 6 साल तक के बच्चों के लिए ये आर्टिकल बात कर रहा है. आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन until they complete the age of 6. Right? So आर्टिकल 44 यूसीसी है, आर्टिकल 45 6 साल तक के बच्चों के केयर और एजुकेशन के लिए है. Then we come to आर्टिकल 48. 48 talks about agriculture. Of course एग्रीकल्चर है तो उसमें मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस होंगे, एंड एनिमल हस्बेंड्री, और दोनों को ऑर्गेनाइज करना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. राइट? तो आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पर. अगर आप ध्यान से देखें तो लिबरल इंटेलेक्चुअल पहले बात करता है यूसीसी की, फिर बात कर रहा है 45 में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 की. 48 में ये बात कर रहा है मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री. जब एग्रीकल्चर की बात हो गई है तो एनवायरमेंट की बात भी होनी पड़ेगी. तो 48A टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट की बात करता है, फॉरेस्ट की बात करता है 48A. ठीक है, याद रखने के तरीके है ये. 49 क्या बात करता है? आपने एनवायरमेंट की बात कर ली, राइट? अब आप बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स की. मॉन्यूमेंट्स जो हिस्टोरिक है, आर्टिस्टिक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात. तो मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ क्या है? मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्टिस्टिक है, हिस्टोरिक है या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम यह आर्टिकल 49 कहता है. आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 talks about separate judiciary from executive in public services of state. ठीक है, तो separate judiciary from executive, right? ये कहता है आर्टिकल 50. ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 51 की बात करें तो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात करता है, ऑनरेबल रिलेशनशिप विद अदर नेशंस की बात करता है. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना, फॉस्टर करना उसकी रिस्पेक्ट, ट्रीटी ऑब्लिगेशन को रिस्पेक्ट करना जो कि आपने बनाए हैं किसी भी देश के साथ या लॉ किसी एजेंसी के साथ, राइट? इसके अलावा टू एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. ठीक है, आर्बिट्रेरी मेथड से इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनका सोल्यूशन निकालने की बात करता है आर्टिकल 51. हमने देखा 44 टॉक्स अबाउट यूसीसी, 45 टॉक्स अबाउट अर्ली एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 एंड केयर टिल द एज ऑफ 6. 48 टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ऑन द लाइंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. 48A talks about improvement in environment, safeguarding forests and wildlife. 49 talks about monuments, places, objects of artistic importance and national importance, उनको protect करना. 50 talks about separation of judiciary from executive,
And 51 talks about international peace, security, maintaining honorable relationship with other nations, maintaining, foster respect for international law and treaties and obligations, as well as international disputes by solving international disputes by arbitration. अब हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जब आया तो उसने 4 नए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4 नए ऐड किए सब्जेक्ट मैटर डीपीएसपी में. सबसे पहले आर्टिकल 39. आर्टिकल 39 ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने. आर्टिकल 39 ए भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया है. इसके अलावा 43 ए और 48 ए. ठीक है, तो 39, 39 ए, 43 ए एंड 48 ए. 39 क्या कह रहा है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये पार्ट जो है ये 39 से, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है. इसके अलावा आर्टिकल 39 ए टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. ये भी 42nd से आया है. ठीक है, तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है. सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, ये भी 42nd से आया है. प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है. इसके पहले ये ओरिजिनल डीपीएसपी में नहीं था. ठीक है, इसके अलावा 44th की अगर हम बात करें तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने एक चीज ऐड की, वो था मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज. जो हमने 38 पढ़ा था उसका जो सेकेंड पार्ट था वो कह रहा था टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. ये ऐड किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं ऑफ 2002. इसने सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया ऑफ आर्टिकल 45. ठीक है, राइट. आर्टिकल 45 का इन्होंने सब्जेक्ट मैटर चेंज किया और इसी अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 21A ऐड किया फंडामेंटल राइट्स में. हमने पढ़ा था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया. ठीक है, राइट, इतना क्लियर है. और ये 45 में हमने क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 45 में? अंटिल द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन को केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना. अब हम आते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 विच इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि डीपीएसपी में हुआ है. उसने ऐड किया 43B. 43B क्या कहता है? 43B says it requires state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो डीपीएसपी है वो लेटेस्ट डीपीएसपी है जो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से ऐड किया गया था. हम जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, थोड़े से डिफरेंसेस देख के समझने की कोशिश करते हैं. जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि आप ये नहीं कर सकते, किसी का कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स का. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव है क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहे होते स्टेट को कि उन्हें क्या करना चाहिए. राइट. इसके अलावा ये जस्टिसाइबल होते हैं, हमें पता है ये जस्टिसाइबल है. ये नॉन जस्टिसाइबल है. जस्टिसाइबल का मतलब क्या है? कि वायलेशन अगर होगा तो इन्हें लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है बाय कोर्ट. ठीक है, नॉन जस्टिसाइबल का मतलब है कि दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स.
एम क्या है? टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन कंट्री. यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे एम क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना. ठीक है, यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं. अगला जो चीज़ है फंडामेंटल राइट्स में वो है दीज हैव लीगल एक्शंस, लीगल सैंक्शंस. यहाँ पे पॉलिटिकल एंड मॉरल सैंक्शंस होते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, ये जो है ये कम्युनिटी वेलफेयर की बात करता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर एनफोर्समेंट. ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं. डीपीएसपी को लेजिस्लेशन लगता है, ऑटोमेटिकली नहीं एनफोर्स होते हैं. ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट. लेकिन courts cannot declare a law violative of any DPSP as unconstitutional and invalid. ठीक है, तो अगर कोई लॉ है वो डीपीएसपी का वायलेशन कर रहा है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता बाय सुप्रीम कोर्ट. लेकिन क्या किया जा सकता है ये बताती हूँ. अगर कोई लॉ है जो अपहोल्ड करता है डीपीएसपी को, ठीक है, समझ रहे हो, अगर कोई लॉ है जो अपहोल्ड कर रहा है डीपीएसपी को तो उसे वैलिड इस बेसिस पे मानना जा सकता है कि इट अपहोल्ड्स डीपीएसपी, इट गिव्स इफेक्ट टू डीपीएसपी. समझ गए? अगर वायलेटिव है कोई लॉ ऑफ डीपीएसपी तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर कोई लॉ है जो डीपीएसपी को अपहोल्ड कर रहा है तो उसे वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट इट अपहोल्ड्स द डीपीएसपी, इट गिव्स इफेक्ट टू द डीपीएसपी. इतना क्लियर है? राइट? That's it. In the next lecture, we'll complete this chapter. Till then, all the best.